निम्नलिखित में से एलसीएम कभी नहीं हो सकता, मैं आपको बताता हूं। HCF मस्ट बी, ऐसे लिखो, HCF मस्ट बी फैक्टर ऑफ एलसीएम, फैक्टर ऑफ एलसीएम। HCF एलसीएम का फैक्टर होगा ही होगा, तो 90 फैक्टर नहीं है, नहीं हो सकता, यानी 90 नहीं हो सकता, 84 भी हो सकता है, 72 भी हो सकता है, 60, क्योंकि सबका 12 फैक्टर है। अब जैसे ये सवाल है कि 56,000 और 60,000 के बीच छोटी से छोटी संख्या जैसे 40, 45 और 55 और 50 और 55 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 बचता है। तो मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं ऐसा सवाल। अगर मैं 9 वाला देखता हूं कि 9 है किसी संख्या में, 45 में है, अगर 45 से भाग करने पर 23 बच रहा है, तो मैं आपसे नंबर सिस्टम के कंसेप्ट से पूछ सकता हूँ 9 से भाग करने पे कितना बचेगा, 9 कटता है 45 से, आपने कहा 5, यानी कि सम ऑफ डिजिट उस संख्या का ऐसा होगा जिसको 9 से भाग करने पर 5 बचेगा, और वो एक ही ऑप्शन में है, 23 में। तो ये चीज 9 की डिविजिबिलिटी रूल से आप एलसीएम एचसीएफ के 90% सवाल खत्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संख्या को 6, 8, 9 से विभाजित किए जाने पर, यह आसान सवाल है, कुछ भी नहीं है। इस सवाल पे बहुत डिबेट चली, आपने देखा होगा, तो इस सवाल पे कोई हम डिबेट ना करते हुए इसको सीधे खत्म करेंगे। आप ये देख लो मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 2। अगर मैक्सिमम पॉइंट 2 है तो 108/100, 54/100, तो सब जगह 100 बना लेंगे, यानी कि ये कितना आएगा, 360/100। मैं इसका लॉजिक बताता हूं क्यों। अब हमसे पूछा क्या है, इसका HCF पूछा है, तो नीचे वाले का LCM तो सीधे 100 आ जाएगा, ऊपर वाले का HCF क्या आएगा, आप देखिए 54 से कटेगी ये संख्या, तो आप कहेंगे नहीं कटेगी, कटेगी 54 से, ये 9 छक्के 54 नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या इसमें 27 है और इसमें सिर्फ 9 है, यानी 18 से कटेंगी ये सारी संख्या। किससे कटेंगे, 18 से, क्योंकि 54 से ये नहीं कटेगी, क्योंकि इसमें जो 3 है वो 2 ही हैं, 3 3 9, बस 9 चौक 36, यानी 18 आएगा इसका HCF। 18 को 100 से भाग करेंगे 0.18। आप ये भी देख लिया करो, कई बार जब गलती हो जाती है, जैसे कुछ लोगों से गलती हो गई कि 36/10 लिख दिया उन्होंने, अगर वो इसको 36/10 लिखेंगे तो क्या होगा उस केस में, 36/10 के केस में क्या होगा, तब भी 36 नहीं आएगा, तब भी 18 ही आएगा, गलती होने के चांसेस उस केस में नहीं है। अगर कोई और संख्या होती मान लेते हैं यहाँ पे, तो गलती होने के चांस थे, बट आप समझो ऐसा क्यों होता है। जैसे एक संख्या है 4 और एक है 8, अब आप ही बताओ इसका एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 8, आप, मैं पूछूं HCF, आप कहेंगे 4, बट आप ना जोश में आ गए, ठीक है, और आपने क्या किया, इनको लिख दिया 40/10 और 8 लिख दिया, इसको 10 से गुणा कर लिया। अब ये तो नीचे एक ही है, तो आपने कहा अब एलसीएम क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम 40 और नीचे वाले का HCF 1, तो एलसीएम आ गया 40। आप देखो कि एलसीएम 18 आ रहा था, लिस्ट नंबर होता है, और आपका 40 आ गया, गलत आया कि नहीं, क्योंकि आपने एक संख्या को गुणा कर दिया ऊपर नीचे। गुणा करने से ये दिक्कत है कि आप उसके फैक्टर बढ़ा रहे हैं, और एलसीएम HCF तो डिपेंड ही फैक्टर पे करता है। अब अगर आप फैक्टर बढ़ा लेंगे तो मतलब क्या है, अगर मैं HCF की बात करूं तो आप कहते हैं ऊपर वाले का HCF 8 होगा, नीचे वाले का LCM 10 होगा, अब आपका HCF 0.8 आ गया। आप बताइए आ कितना रहा था, 4। 4 बड़ी संख्या, हाईएस्ट फैक्टर, कॉमन फैक्टर होता है HCF, आप 0.8 बता रहे हो, तो ये गलत है कि नहीं। तो जब भी गुणा करते हैं तो दोनों संख्याओं को करते हैं, अगर आपने इसको ऊपर नीचे 10 से किया था तो इसको भी ऊपर नीचे 10 से करनी चाहिए थी, ये गड़बड़ आपसे हो जाती है अक्सर। आगे बढ़ते हैं, तो इसका HCF निकाल देंगे, मिनिमम पावर वाला HCF होगा, इसका HCF निकाल लेंगे। परसेंटेज में ये वैल्यूज याद करके जाइएगा, जितनी मैंने यहाँ लिखी है उतनी काम की है, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस पे एक फॉर्मूला बस मैं बता रहा हूँ जो आप लिख सकते हैं कि अगर किसी चीज को पहले हमने A% चेंज किया और फिर हमने B% चेंज किया, तो आजकल SSC ऐसा पूछ रहा है कि वो फ्रैक्शन बनता नहीं है, 21 और 34 का क्या फ्रैक्शन बनेगा, तो ऐसे में फॉर्मूला लगाने में ही फायदा है कि नेट चेंज कितना होगा। अगर कोई चीज घट रही है तो माइनस कर देंगे, नेट चेंज आ जाएगा A + B + AB/100, बात खत्म। इस पे सवाल आने के चांसेस हैं। ये सवाल पूछा जाने के चांसेस हैं कि चावल की कीमत में 24% की कमी हुई, 2500 में 10 kg चावल अधिक खरीदे, चावल की करंट मूल्य बतानी है। तो अगर करंट मूल्य पूछा जाए तो कुछ मत करना, आप खुद बताओ, अगर इसमें 2500 में 24% की कमी होगी, यानी कि 600 रुपए की कमी होगी, उस 600 में वो 10 kg चावल दे रहा है, यानी चावल 60 रुपए किलो है, यही होगा ना।
चावल कितने, 60 रुपए किलो, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है 60, क्या कर सकता है, 60 होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो देख लेना भाई, 24 गुणा 25 60 ही होता है। चलो अब ये पॉपुलेशन पे सवाल आ गया, तो जैसे पॉपुलेशन पे सवाल आया ना, तो मैंने बस ये सवाल इसीलिए दिया है आपको समझाने के लिए कि बेटा ये देख लेना ऑप्शन कितने करीब हैं। तो आपने कहा ऑप्शन बहुत ज्यादा क्या है, ऑप्शन दूरी पे। अब आप बताओ 15,000 में 15% बढ़ा, 25% बढ़ा, 6 घटा, तो 15,000 के करीब तो उत्तर नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप बताओ 15, अब आप चाहो तो करके भी देख लो कि भाई 15,000 में मैंने पहले ही 6% घटा दिया, तो ये लगभग 14,000 बचा, 15 छक्के 90, 14,100 बचा। अब मैं देख रहा हूं कि इन दोनों का 15% और 25% का लगभग 40% माइनस 4%, 36% ये होगा नेट। तो अगर मैं इसका 36% निकालूंगा, 14 तिया 42, 3-4 हजार के पास, तो वो 20,000 तक ही पहुंचेगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसे सवालों में आप अप्रोक्सीमेट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। प्रॉफिट लॉस में कुछ नहीं है, प्रॉफिट क्या होता है पता हो, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, डिस्काउंट कैसे निकलता है, डिस्काउंट परसेंट। फिर एक इंपॉर्टेंट बात है एमपी और सीपी का रेशियो, जिस पे सवाल पूछा जा सकता है। 100% प्लस p% प्रॉफिट, एमपी और सीपी 100% माइनस d% डिस्काउंट, इस पे सवाल जरूर आएगा। ठीक है, ये एक बेसिक सा सवाल है, कर सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे सवाल भी आ रहे हैं जो इसी कंसेप्ट पे हैं कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एसपी माइनस सीपी। ये वाला चीज याद कर लो कि अगर एसपी सेम है, एसपी सेम आपने पहले भी पढ़ा होगा, और एक को x% लॉस पर बेचा जा रहा है और एक को x% प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, x² बटे 100% लॉस। ओवरऑल क्या होगा, x² बटे 100% लॉस, 4% लॉस उत्तर आ जाएगा। ये कर लेंगे, सब सवालों में कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर देख के जाइएगा, इस टाइप का सवाल पूछे जाने की उम्मीद है। अब जैसे ये कह दिया कि एक दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, जिससे उसे 5% की हानि होती है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीपी बटे एमपी क्या होगा। अगर 5% छूट कितने की है, 20% की, 100 माइनस 20 80, और 5% की हानि तो 95, 100 माइनस 5। तो आपसे कह रहा है कि अगर मैं कोई छूट ना दूं, एमपी पे भेज दूं, तो आपको नहीं लगता कि 15 रुपए का फायदा हो जाएगा 80 पे, तो 100 पे कितने का होगा, 150 बटे 8, 75 बटे 4, 75 बटे 4 का मतलब 18.75। आसान सवाल था, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है पेपर में। अच्छा, ये जो सवाल है कि 25%, 20%, 10% की एकल छूट बताओ, तो जैसे जिन सवालों में ना कि ये परसेंटेज आसानी से फ्रैक्शन में बदल सकता है, जैसे ये 1/4 बन जाएगा, ये 1/5 बन जाएगा, ये 1/10 बन जाएगा, तो फिर कोई फॉर्मूला मत लगाओ, फिर आप सीधे लिखो कि यार 4 आपने 3 किया है, 5 आपने 4 किया है, और 10 आपने 9 किया है। ठीक है, और इन सबको गुणा कर दो। अगर आपने इन सबको गुणा किया तो 4 से 4 कट गया, 50 से कितना हो रहा है 27, 100 से कितना हो रहा है 54। तो आप सीधे देख के बता सकते हो 100 से 54 का मतलब 46% डिस्काउंट है। लेकिन अगर ऐसे दे दिया सवाल तब मुश्किल है, ऐसे दे दिया, अब इसके तो फ्रैक्शन बन नहीं रहे और उत्तर भी बहुत घटिया है, तब हम ये कोशिश करते हैं कि किन्हीं दो का सम अप्रोक्सीमेट, देखिए उत्तर भी बहुत दूर दूर है, कि हमने किसी दो के सम को जो सेम हो रहा है उनका निकाल लिया। जैसे मैंने 20 और 24 का निकाला तो कितना होगा, 44 माइनस 24 दूनी 48, 5 घटाएंगे 44 में से तो लगभग 39% आ जाएगा। मैंने कहा 12 और 32, 44 में से कितना घटाएंगे, 12 तिया 36, वही 4 घटाएंगे तो 40% आ जाएगा। 40-40 अप्रोक्सीमेट आ रहे हैं, तो 40-40 80, और 80 में से इन दोनों का घटाऊंगा तो 16%, 64% के आसपास उत्तर होगा। एक ही ऑप्शन है, तो अप्रोक्सीमेशन भी बड़ी चीज है। अगर ऑप्शन नजदीक नहीं दे रखे हैं, एक नजर ऑप्शन पे भी मार लेना जब सवाल आए तो। ठीक है, चलो रेशियो में आपको ये पता होना चाहिए कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ये पूछ सकता है। सब डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है, कंपोनेंट डिविडेंड रूल क्या है, मीन प्रोपोर्शनल दो संख्याओं का अंडर रूट ए बी, दो संख्याओं का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटे ए, तीन संख्याओं का फोर्थ प्रोपोर्शनल बी सी बाई ए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस पे इस टाइप का अगर सवाल आ गया तो कई बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं मेथड रिवाइज करा रहा हूँ
कि अगर 2 3 30 35 है, देखना ध्यान से, 2 3, चाहे तो आपको बोले कि घटाने के बाद प्रोपोर्शनल में हो रहा है, चाहे आपको बोले जोड़ने के बाद, मेथड सेम है बेटा। देखना आप कैसे, 2 और 3 का अंतर 1, 30 और 35 का अंतर 5, 5 और 1 का अंतर 4, और 4 की वैल्यू क्या होगी, 5 दूनी 10 और 1 तिया 30, यानी 20 होगी 4 की वैल्यू। 1 की कितनी आ जाएगी, 5, और यही उत्तर है x, यानी x जो संख्या है वो 5 है। 5 निकाल दी, 5 7 12, 5 में से 2 गए 3, 12 तिया 36, 36 का अंडर रूट लेंगे 6 आ जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। कैसे निकला दोबारा बता देता हूँ, 2 और 3 का अंतर 1, 30 35 का 5, अगर ये ऐसा आ जाता जिसका रेशियो होता तो काट देते, अभी 1 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो नहीं काटा। 1 और 5 का अंतर 4, मैंने कहा 4 की वैल्यू क्या होगी, 5 दूनी 10, 1 की 30, 4 की 20, 1 की 5, x उत्तर आ जाएगा। ये 1 की जो 5 है यही x का उत्तर है। पार्टनरशिप में कुछ नहीं होता, प्रॉफिट का जो अनुपात होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, बस ये याद रखना है, इन्वेस्टमेंट 1 टाइम 1, इन्वेस्टमेंट 2 टाइम 2। एक छोटा सा सवाल करके देख लेना, SICI में सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है, अमाउंट क्या होता है, ये बेसिक बात तो आपको पता ही होगी। एक चीज और लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगती है वो क्या है, जैसे कि अगर आपने P को 3 पार्ट में बांटा, P1 P2 और P3, और रेट है R1 R2 R3 और T1 T2 और T3, तो पहला केस है कि मैंने P को 3 भागों में बांट के अलग अलग लोगों को उधार दे दिया कि तीनों से SI इक्वल मिल रहा है, तीनों से SI इक्वल, और अगर तीनों से SI इक्वल है तो P1 P2 और P3 का जो रेशियो होगा वो होगा 1/R1 T1, 1/R2 T2, 1/R3 T3, ये होगा, ठीक है। और अगर तीनों से प्राप्त अमाउंट इक्वल है, सेकंड, तीनों से अमाउंट इक्वल आ रहा है, तब P1 P2 P3 का जो रेशियो है वो होगा 1/100 प्लस R1 T1, 1/100 प्लस R2 T2, 1/100 प्लस R3 T3, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज, बहुत बेसिक सवाल है, SSC फेज में आया, बस मैं इसीलिए बता रहा हूं कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 9/45 है। 9/45 यानी 45 पे कितनी ब्याज मिल रही है जी, 9 मिल रही है। 45 पे 9 मिलने का मतलब ओवरऑल 20% आ रहा है, 20% आ रहा है 9/45 का मतलब। आप ये कह रहे हो कि जो समय है वो वार्षिक दर का 5 गुना है, समय 5 गुना है वार्षिक दर का, तो क्या ले सकते हैं भाई, अगर वार्षिक दर 2% ले लूं तो समय 10 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आया है ये समय और वार्षिक दर दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो रेट 2% हो गई। बेसिक था, 20 को आसानी से तोड़ पा रहे थे। ये कह रहा है किसी धनराशि का 10% की दर से 3 वर्ष का CISI का अंतर, तो पहले समझो 2 वर्ष का अंतर कितना होता है, D2 होता है प्रिंसिपल का R% का R%, इसी को लोग लिख देते हैं कि यार ये तो PR/100 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही D3 क्या होता है, D2 प्लस D2 का R%, D2 प्लस D2 का R%, ये रटना है आपको। बट मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे ब्रेक करते हैं। आप एक बात बताओ, 217 को ऐसा ब्रेक करूं कि 3 गुना बचे, तो मैंने कहा 3 गुना 70 प्लस 7 आ रहा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये D2 है और ये D2 का 10% है R%। अब मुझे D2 70 पता चल गया, और आपको पता है D2 होता है प्रिंसिपल का रेट % यानी 1/10 गुणा 1/10, और ये 70 के बराबर है, तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 7000। तो जब भी 3 साल का अंतर दे रखा होगा हम उसे कोशिश करेंगे कि वो
थ्राइस ऑफ D2 प्लस D2 के R% में टूट जाए, जैसे आपका दिल टूटा। चलिए SICI इंस्टॉलमेंट देख लीजिए कि कैसे इंस्टॉलमेंट पे सवाल आता है। ये कह रहा है ब्याज की दर 5% है, तो प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? 10,000 रुपए पे। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, 10,000 रुपए पे कुछ भी खास बात नहीं है, ठीक है, कर लेंगे इसको। मैं देख रहा हूँ कि रेट का रेट % करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 के 3 गुना होना चाहिए लगभग। एक ही ऑप्शन है सी, 3 गुने के बराबर एक ही ऑप्शन है सी, ठीक है। चलो भाई, अब जैसे ये साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है, तो साधारण ब्याज की इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है, पूरा कॉन्सेप्ट बता पाना तो इस वक्त मुश्किल है, बट आपको तरीका बता देता हूँ, आप मानेंगे इंस्टॉलमेंट को 100। अब आपको पता है अगर एक इंस्टॉलमेंट 1 साल लेट होती तो 102 रुपए देने पड़ते हैं, और 1 साल लेट होती तो 104, और 1 साल लेट होती तो 106, यानी फिर उस हिसाब से जो पैसा पेमेंट करना पड़ता वो करना पड़ता 6 4 10 412, और पैसा पेमेंट करना पड़ा है 40,376, 412 की वैल्यू है ये। हमें 100 की निकालनी है, कैसे निकलेगी 100 की? तो आप कहेंगे जी 4 से भाग कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 103, 4 एकम 4, ना जाने की 0, ना जाने की 0, 4 नेम 36, 4 चौक 16। ये कटेगा भाई किसी से? नहीं, ये तो कटेगा भी नहीं, लगभग में आना चाहिए फिर तो उत्तर। 6 और 4 10 और 2 12, मैंने गलत तो नहीं लिखा? 2% ही रेट है ना, 4 ही इंस्टॉलमेंट थी, 412 गलत लिखा है क्या? कोई कैलकुलेटर चलाएगा बच्चा? फटाफट से कैलकुलेटर चलाएगा कोई बच्चा? 40,376 भागित 412, 98 से कट तो रहा है सीधे सीधे, 98 से कट रहा है भाई, ये तो कोई बात नहीं, काट लेंगे 98 से। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9800। ये इंस्टॉलमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट है, आसान था। डी को FFI, अभी आपकी तैयारी नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि मैं आज पूरी गणित सिखाने आया हूं और मैं एक दिन में पूरी गणित सिखा भी दूंगा कि मैं आज पढ़ाऊंगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मैं जो बच्चे तैयारी करके बैठे हैं, जिनको सब कुछ आता है, मैं बस उन्हें रिवाइज करा रहा हूं, एक झलक दिखा रहा हूं कि बेटा तुम कुछ भूले नहीं हो, तुम्हें सब याद है। कई बच्चे ये उम्मीद करके आए हैं कि अरे ये आज की इनकी एक क्लास कर लेंगे तो हमारा तो बस प्री निकल गया। अगर ऐसे होता तो हम तो घास छील लेते ना, 1 साल से पढ़ा रहे थे, क्यों पढ़ाते? लास्ट के दिन आते। ये वो करंट अफेयर की क्लास नहीं है, 1 साल का करंट आज ही, और फिर थंबनेल पे लिखा होगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो भैया 1 साल से तुम क्यों घास छील लेते रोज सुबह 7 बजे 8 बजे, हमारी नींद खराब कर रहे थे, जब एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ा सकते थे? तो कमाल कर रहे हो यार। ये जो सवाल है जिसमें ये इंस्टॉलमेंट निकालने वाला सवाल होता है, तो इसमें ना ब्याज पूछता है। 2 तरीके हैं, मैं दोनों बातें बताऊंगा आपको। एक तो आप इंस्टॉलमेंट समझ लो लगे हाथ, जैसे 8% रेट का मतलब क्या है? 2/25। और इंस्टॉलमेंट पूछे आपसे, 2 इंस्टॉलमेंट पूछे तो कुछ मत करना, जो अमाउंट है वो कितना? 6700 बराबर इंस्टॉलमेंट। आपको पता है 25 से 2 बढ़ेगा तो 25 से 27 हो रहा है। वार्षिक है शायद, मुझे लगता है अर्धवार्षिक है किस्त। किस्त अगर अर्धवार्षिक है तो इसका मतलब 4% हो जाएगा। 4% का मतलब 1/25, 1/25। तो जो इंस्टॉलमेंट होती है वो इंस्टॉलमेंट बराबर होगा 6P6760 इंटू 25 से कितना हो रहा है? 26, फिर 25 और 26 51/26, 26 26 676 कट जाएगा, आई आ जाएगी। 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 127। गलत आ गया क्या? 25 की गुणा करनी थी हमें 51 में, 1250 गलत तो नहीं किया। 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 127। बड़ी गंदी इंस्टॉलमेंट आ रही है, इतनी लंबी इंस्टॉलमेंट थोड़ी आएगी भाई। अच्छा शिट यार, मैं बड़ा क्रैक हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता बिल्कुल भी। ये जो दे रखी है ना आपको, ये इंस्टॉलमेंट दे रखी है और फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है P बराबर I गुणा, सही तो था, सही कर रहा था मैं, I गुणा 25 से कितना हो रहा है? 26,
25 और 26 51/26। अब आई आपको पता है कितनी है 6760। तो प्रिंसिपल कितना आ गया जो मैंने उधार लिया था, ये इससे कट गया मिलके, एक जीरो आ गई, 25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 127। अब आप समझो इतना पैसा उधार लिया था आपने और चुकाया कितना है बेटा आपने, 2 गुणा 2 इंस्टॉलमेंट चुकाई है 6760 की, यानी कि 0, 2 छक्के 12 का 2 हासिल 1, 2 सत्ते 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 2 छक्के 12 और 1 13। आपने पैसा दिया है इतना, तो आप बता सकते हैं देख के कि ब्याज कितना दिया है आपने। तो आपने कहा 13,000 में से घटा लो भाई, कितना बचेगा 0, 12 में से 5 गए 7, 770 आपने ब्याज दिया है, ये उत्तर है। बट ये तरीका लगाना नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको सिखाया है कि आप इंस्टॉलमेंट निकाल पाओ। इंस्टॉलमेंट आई निकालने के लिए मैंने आपको सिखाया है। अगर आपको जैसे ब्याज चाहिए थी तो देखो बड़े सिंपल तरीके से मैं ब्याज निकालूंगा, आप देखना हवा में। अगर एक आदमी 25 रुपए लेगा उधार तो 1 साल बाद 1 रुपए के ब्याज के साथ 26 देगा, और अगर वो 625 उधार लेगा 25 का स्क्वायर तो वो 676 देगा, और उसमें ब्याज कितनी होगी 21 रुपए, 51 रुपए ब्याज होगी उसमें। ठीक है भाई, 51 होगी। अब देखना उसने दिया कितना है इंस्टॉलमेंट 6760, तो 1 जीरो हमने यहां लगा दी। 26 की वैल्यू अगर 6760 होगी तो 1 की कितनी होगी 260 बेटा। तो 260 ब्याज तो पहले इंस्टॉलमेंट में था, 510 इसमें मिला के 770 आ गया। तो अगर ब्याज पूछे तो ये तरीका अच्छा नहीं है, ये तरीका अच्छा है बेसिक। आपको ये तरीका लगाना है। क्या करना है आपको, ये तरीका लगाना है। समझ गए दोस्त? आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अगर इस ट्रिक पे सवाल आता है कि अगर a प्लस भी किसी काम को x दिन में कर रहे हैं और अगर a उस काम को x प्लस a दिन में कर रहा है और b उस काम को x प्लस b दिन में कर रहा है तो x बराबर होगा √ab। ये याद रखना है, रट के रखनी है ट्रिक अगर इस पे सवाल आता है। जैसे सवाल आप देख रहे हो दिया हुआ है पेपर में, ए बी किसी काम को डी दिन में करते हैं, ए 8 प्लस डी और बी 18 प्लस डी। तो आप बताओ डी निकाल सकते हो आप कहेंगे हाँ जी निकाल सकता हूं, √8 गुणा 18, 18 8 144, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये 4 दिनों के लिए काम करता है, तो बताएं शेष कार्य अकेले बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाता है। ये 4 दिनों के लिए काम करेगा, तो पहले मुझे बताओ ए कितने दिन में कर रहा है काम, 12 और 8 20 दिन में कर रहा है। 20 दिन में पूरा काम कर रहा है 100%, तो 4 दिन में कितना करेगा 20%। तो बचा हुआ 80% काम बी ने किया है, बी पूरा काम 30 दिन में करता है। 80% काम कितने दिनों में करेगा 24 दिनों में। ये उत्तर है। अच्छा सवाल पूछा गया पेपर में, एक बच्चा कह रहा सर रिया कहाँ है, मुझे क्या पता कहाँ है। ये चेन रूल M1 D1 H1 बटे वर्क वेजेस सब कुछ नीचे आएगा ऊपर आएगा वो दिया हुआ है। इस पे इतने ज्यादा सवाल आए, सिलेक्शन फेज में सवाल आया, टीयर 1 2023 में आया, सिलेक्शन फेज में और एक सवाल आया, एसएससी सीपीओ में एक सवाल आया। तो ये आपको M1 D1 H1 बटे W1 R1 ये सब याद करके रखना है। ठीक है, चलो भाई। अब स्पीड क्या होती है, स्पीड की डेफिनेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम डिस्टेंस बटे स्पीड होती है। स्पीड की यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड होती है। 1 किलोमीटर प्रति घंटे में 5/18 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला कॉन्सेप्ट होता है कि जब मीटिंग टाइम सेम हो तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है स्पीड की, यानी डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो बराबर होता है। वहीं अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टाइम की स्पीड ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा। तो स्पीड और टाइम का रेशियो आपस में उल्टा होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट होता है जिस पर सवाल बहुत कम आते हैं, जब स्पीड सेम है तो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो इक्वल होता है। एवरेज स्पीड कैसे निकलती है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। एवरेज स्पीड अगर कोई बंदा ए से गया सेम दूरी और बी से वापस आया तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस बी याद रखना है। रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में घट जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाती है। 2 ट्रेन मिलने के बाद अगर एक दूसरे से T1 और T2 टाइम लेती हैं तो ये याद रखना कंठस्थ कि S1 अपॉन S2 √T2 अपॉन T1 होता है टोटल टाइम, √T1 T2 होता है मीटिंग टाइम है। ये कौन सा टाइम है, मीटिंग टाइम। इसका चित्र बना देता हूं अगर आपसे गलती हो तो।
एक आदमी यहाँ से चलेगा और टी टाइम लेगा, एक आदमी यहाँ से चलेगा और टी टाइम लेगा। इस आदमी की स्पीड s2 है, इस आदमी की स्पीड s1 है। अब ये आदमी यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम ले रहा है, ये आदमी यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 टाइम ले रहा है। तो टोटल टाइम अंडर रूट t1 t2 जो है वो t है, मीटिंग टाइम है t। टोटल डिस्टेंस मैंने लिखी हुई है, टोटल डिस्टेंस भी आप याद रख सकते हैं। खेल खत्म। इस पे सवाल पूछे गए, बहुत बेसिक से सवाल हैं, कोई भी बच्चा कर सकता है, कोरिया का बच्चा कर सकता है। जो मैंने सवाल 3-4 लिखे हैं, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाने के चांसेस हैं, आप मान के चलना इसी में से कोई ना कोई सवाल आ जाएगा। अगर सर्कुलर रेस पे सवाल आता है और सेम डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस बटे स्पीड घट जाएगी, मीटिंग टाइम आ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो s1 प्लस s2 आ जाएगा। अच्छा, कोई पूछे नंबर ऑफ टाइम्स कि कितने बार मिलेंगे, कितने बार मिलेंगे, तो जो अनुपात होता है ना, सम ऑफ रेशियो और डिफरेंस ऑफ रेशियो, ये तो रट लेना, इस पे सवाल आने के खूब चांसेस हैं। ठीक है, जब ये अपोजिट डायरेक्शन से हो और जब ये सेम डायरेक्शन से हो। तो कई बार ये पूछता है कितनी बार मिलेंगे, ये कितनी बार मिलेंगे। निखिल दुबे क्या बदतमीजी कर रहा है क्या? बहुत गांठें तोड़ दूंगा निखिल तुम्हारी। इमोजी भेज रहा है बहुत ज्यादा, इसको वो भेजती होगी ना इमोजी। चलिए, ये बहुत छोटा सा सवाल है, सिलेक्शन फेज में आया है सर्कुलर ट्रैक पे, ये सवाल भी है। अगर सर्कुलर ट्रैक पे मान लेते हैं सवाल आया पहली शिफ्ट में, तो मैं क्या करूंगा, एक सर्कुलर ट्रैक का बहुत जबरदस्त वीडियो आप लोगों को डलवा दूंगा। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अगर दोनों स्पीड दे रखी है तो स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में कैसे निकलती है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकलती है। इसमें एक फॉर्मूला और लिख लीजिए बस जल्दी से, क्या होता है मैं बताता हूं आपको। जैसे मान लेते हैं d दूरी है, ठीक है, और धारा ऐसे बह रही है y किलोमीटर प्रति घंटा, और बेटा नाव चल रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब देखिए, ये गई और वापस आई, टोटल टाइम लगा t, टोटल टाइम लगा t। तो d बराबर होता है t, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ऐसे सवाल आसान होते हैं, बटे 2x। अगर ऐसा हुआ, सेम चीज थी कि ये d दूरी थी, ये नाव जा रही थी x किलोमीटर प्रति घंटा से, ये धारा जा रही थी y से, और ये गई और वापस आई, तो वापस आने में t आवर्स मोर लग रहे हैं, t आवर्स मोर वापस आने में। तब फॉर्मूला जो होगा d बराबर t x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2y आ जाएगा। ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं बोट एंड स्ट्रीम पे, जिसपे सवाल पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एवरेज में क्या क्या है, छोटी छोटी बातें। एवरेज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज को अगर किसी संख्या, एक संख्या को गुणा कर रहे हैं तो एवरेज भी उससे गुणा हो जाता है, घटा रहे हैं तो एवरेज में से वो संख्या घट जाती है। अगर n ऑड है और एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर पूछा है तो कैसे निकलेगा, वो पूरा फंडा दिया हुआ है। एवरेज फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आधा होता है अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एवरेज में चेंज यानी सम में चेंज बटे नंबर, ये बेसिक सी बात थी, कुछ बेसिक सवाल दिए हुए हैं। मिक्सचर और एलिगेशन कहाँ लग सकता है ये देख लेना भाई, ठीक है, बाकी तो कॉन्सेप्ट है। देखो हर जगह मैंने दिखा दिया एलिगेशन कहाँ लग सकता है। परसेंट इंक्रीज डिक्रीज मेल में दिया तो एलिगेशन लगा दो, एक्सपेंडिचर और सेविंग पे दिया तो एलिगेशन लगाना है बीच में इनकम रख के, कॉस्ट प्राइस दिया, मिक्सचर का प्राइस दिया तो एलिगेशन लगाना है, डिस्काउंट दिया, ओवरऑल डिस्काउंट दिया तो मार्केट प्राइस का रेशियो आएगा तो एलिगेशन लगाना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी तो एलिगेशन लगाना है। हाँ, कब एलिगेशन लगा सकते हैं, एवरेज टोटल एवरेज क्या है तो इससे संख्या आ जाएगी, स्पीड एवरेज स्पीड तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। एलिगेशन जिस तरीके से लग सकता था वो सब तरीके मैंने लगा दिए, और ये बस बताना था कि हमारा मेंस का बैच स्टार्ट होगा 27